रेशियो इज द रेशियो ऑफ रूट ओवर इफेक्टिव लेंथ बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके बाद जो रैंकाइंस फार्मूला है, अकॉर्डिंग टू द रैंकाइंस फार्मूला द क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू, क्रिपलिंग लोड की वैल्यू क्या है, सिग्मा सी, दैट इज क्रिपलिंग स्ट्रेस इनटू एरिया divided by 1 plus Rankines constant into the effective length by the K value, effective length by the K whole square। अब यहाँ पे Rankines constant की वैल्यू क्या है, Rankines constant is equal to sigma c by pi square e, sigma c by pi square e वैल्यू है। उसके बाद sigma c का मतलब क्या हो गया, क्रॉसिंग स्ट्रेस फॉर द, अब रैंकाइंस कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू डिफरेंट होते हैं। फॉर व्हेन एवर इट इज़ बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड देन रैंकाइंस कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/25,000, बट व्हेन एवर वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड हिंज देन रैंकाइंस कांस्टेंट इज 1/12,500। जैसे अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे दिया हुआ है डी रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ, एक लेंथ, ये जो रॉड है पी क्यू इसका लेंथ दिया हुआ है, विथ फ्लेक्चरल रिजिडिटी भी दिया हुआ है ई आई, विच इज़ हिंज्ड एट, दोनों इंच में क्या है, हिंज लगा कर रखा है। फॉर व्हाट मिनिमम फोर्स, अबे हम लोगों को ये जो फोर्स है एफ फोर्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। So axial component, now the axial component of the force, देखिए अगर जैसे यहाँ पे जो फोर्स है ये यहाँ पे लगा है, तो अबाउट इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या होगा, अबाउट इस डायरेक्शन फोर्स की वैल्यू होगा एफ cos 45 डिग्री एंड एफ sin 45 डिग्री, ठीक है। सो अबाउट पी क्यू एफ sin 45, अगर एफ sin 45 है देन व्हेन एवर बोथ द एंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड एंड्स, सो यहाँ अगर दोनों ही एंड फिक्स्ड होगा तब यूलर्स बकलिंग लोड की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर ई आई बाई द एल स्क्वायर। अब एफ sin 45 इज इक्वल टू द लोड, सो एफ विल बी इक्वल टू द पाई स्क्वायर ई आई बाई sin 45 1/√2 हो जाएगी, जो √2 ऊपर जाएगी। सो फाइनली द फोर्स इज इक्वल टू द √2 इंटू पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर बी। नेक्स्ट इक्विवेलेंट लेंथ के न्यूमेरिकल है द रेशियो ऑफ यूलर्स बकलिंग लोड ऑफ कॉलम विद द सेम पैरामीटर्स हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड एंड बोथ एंड हिंज। यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक बोथ एंड हिंज है और बोथ एंड फिक्स्ड है। whenever it is both, we know that whenever both the ends are fixed then हम लोग यूज़ करते हैं पाई स्क्वायर इंटू ई आई बाई एल स्क्वायर। यार एल बोथ एंड फिक्स्ड होने पे L/2 यूज़ करते हैं, तो L स्क्वायर बाई 4 बन गया है। अब बोथ एंड हिंज होने पे सिंपल L करते हैं, तो दोनों के रेशियो को क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द बोथ एंड फिक्स टू द बोथ एंड हिंज विल बिकम 4:1, दैट इज़ 4। उसके बाद नेक्स्ट है यूलर्स थियोरी में फॉर द लॉन्ग कॉलम्स दिया हुआ है ए पिन एंड कॉलम ऑफ लेंथ। एक क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि एक कॉलम है ऑफ लेंथ दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है, एंड सेकेंड मोमेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकेंड मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लोडेड सेंट्रिकली बाय ए कंप्रेसिव लोड P। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और P दिया हुआ है। द बकलिंग लोड, यूलर्स बकलिंग लोड व्हेन ए पिन एंड कॉलम ऑफ लेंथ है, दोनों एंड P इंड है, तो यूलर्स बकलिंग लोड विल बी इक्वल टू द पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ दोनों एंड, अगर दोनों ही एंड कोई भी कॉलम पे अगर दोनों ही एंड जो है वो पिंड है या हिंज्ड होगा, देन इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू L हो जाता है। सो फाइनली ये जो है इसमें इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी L, सो पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर हो जाएगी यूलर्स बकलिंग लोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि अगर वन एंड फिक्स्ड है वन एंड फ्री है, तब हमें पता है कि इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू हो जाती है ट्वाइस ऑफ L। तो क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करना, क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाई द 2L स्क्वायर।
विच विल बिकम पाई स्क्वायर ई आई बाई द 4L²। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद नेक्स्ट है गिवन ए पिस्टन रॉड ऑफ डायमीटर, एक पिस्टन के रॉड दिया हुआ है, उसका डायमीटर क्या है 20 mm दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है 700 mm इन ए हाइड्रोलिक सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिव फोर्स, और उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है 10 kN ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर। द एंड कंडीशन फॉर द रॉड में बी एज्यूम्ड एज गाइडेड एट द पिस्टन एंड हिंज्ड एट द अदर एंड। दी मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो वन एंड फिक्स्ड है, वन एंड हिंज्ड है। तो अगर वन एंड फिक्स्ड होते हैं और वन एंड हिंज्ड होते हैं, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू हो जाएगी L/√2। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू है वो L/√2 हो जाएगा। और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है। सो यूलर्स बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू द पाई स्क्वायर इंटू द EI बाई द L/√2²। सो हो जाएगी 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू EI बाई L² बन गया। अगर क्रिपलिंग लोड हो जाएगी हम लोग 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू द EI बाई L²। और अभी E का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दिया हुआ है 200 GPa, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया नहीं है। अब सर्कुलर पिस्टन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी पाई इंटू द D⁴/4/64। सो यहाँ पे हो गया पाई इंटू द D⁴/4/64। यहाँ पे डायमीटर हो गया 20 mm। सो पाई इंटू द 20⁴/4/64 हो गया। सो अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट किया 2 पाई इंटू यंग्स मॉडुलस 200 इंटू 10⁻³ MPa हो गया इंटू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर 700 mm²। तो फाइनली हम लोगों का यूलर्स क्रिपलिंग लोड जो है वो 63.27 kN आ गया। अब व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी? वी नो दैट फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज़ द रेशियो ऑफ क्रिपलिंग लोड बाय वर्किंग लोड। यहाँ पे क्रिपलिंग लोड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब वर्किंग लोड क्या दिया हुआ है, वर्किंग लोड दिया हुआ है 10 kN। सो 63.27 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 6.32। देयरफॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 6.32, नियरली इक्वल टू 5.62। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट नियरली 5.62 होगा। उसके बाद नेक्स्ट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स के ऊपर न्यूमेरिकल। ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स इज कॉल्ड एज, देखिए एक्सियल फोर्स दिया हुआ है, मतलब बीम में अगर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगेगा लेकिन वो हॉराइजेंटल है कि वर्टिकल है इसके बारे में कहा नहीं। अगर वर्टिकल होगा तो वो कॉलम बन जाएगी, अगर हॉराइजेंटल रहेगा तो वो, अगर वर्टिकल के बारे में कहा नहीं है तो ये फाइनली इसका आंसर जो बनेगा वो हो जाएगी स्ट्रट। बिकॉज कोई भी अगर स्ट्रक्चरल मेंबर में एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगता है उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं, बट अ वर्टिकल स्ट्रेट इज कॉल्ड एज द कॉलम, पिलर और स्टेंशियन। ये मैं लास्ट क्लास में भी बताया था, कॉलम बोलते या तो पिलर बोलते या तो स्टेंशियन बोलते हैं। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड इज कंसिडर्ड फॉर द डिज़ाइन ऑफ एक्सेल्स। एक्सेल डिज़ाइन करने के लिए कौन सा हम लोग लोडिंग कंसिडर करते हैं? एक्सेल इज नॉन रोटेटिंग मेंबर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग रोटेटिंग व्हील्स एंड डू नॉट ट्रांसमिट एनी टॉर्क। Axle must resist the forces applied laterally or transversely to their axis members are called beams. So beam में हम लोग कौन सा लोड कंसिडर करते हैं? बेंडिंग मोमेंट कंसिडर। Which of the following loading is considered for the design of axle? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, एक्सेल डिज़ाइनिंग के टाइम पे हम लोग को जो फोर्स एज्यूम करना वो हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट। टॉर्स ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं है, बेंडिंग मोमेंट है। लोग लोडिंग कंसिडर करते हैं। एक्सेल इज नॉन रोटेटिंग मेंबर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग रोटेटिंग व्हील्स एंड डू नॉट ट्रांसमिट एनी टॉर्क।
Axial mass resist the forces applied laterally or transversely to their axis members are called beams. So beam में हम लोग कौन सा लोड कंसिडर करते हैं? बेंडिंग मोमेंट कंसिडर. Which of the following loading is considered for the design of axial? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, एक्सियल डिज़ाइनिंग के टाइम पे हम लोग को जो फोर्स एज्यूम करना वो हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट. टॉर्स ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं है, बेंडिंग मोमेंट है.